Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ। तो मैं प्रेजेंट टाइम में आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट का चैप्टर 12वां पढ़ा रहा हूँ। क्या इन्वायरमेंट का चैप्टर 12वां, और ये जो चैप्टर है वो नेट जेआरएफ के लिए, सी टेट के लिए, रीट के लिए, टेट के लिए, सेट के लिए, यूपी टेट के लिए और एमपी टेट के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने यदि इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप यदि, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक और बिल्कुल ज़रूर देखें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, बिल्कुल आपको मैं आज 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ एनवायरनमेंट के, और बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और यदि आप नोट्स बनाने के लिए या इन क्वेश्चनों को लिखने के लिए कॉपी या पेन लेके बैठे हो तो प्लीज़ इनको बिल्कुल साइड में रख दो, और स्पेशली जो ये हमारी पीडीएफ है इसके ऊपर फोकस करो। जिसके ऊपर हमारी इस पीडीएफ के ऊपर फोकस करो। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल अपडेट एक से एक बिल्कुल सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 485 से कि निम्नलिखित में से किसे फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। कि किसको फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, पी माहेश्वरी है, एस के कश्यप है, बी वी पाल है और रामदेव मिश्रा है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर का पता चलाना है कि फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। देखो, इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। जो इकोलॉजी शब्द था इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। एक तरीके से आप केवल हैकल शब्द भी याद कर सकते हो, अदरवाइज पूरा शब्द भी याद कर लो। अर्नेस्ट हैकल, एक अर्नेस्ट हैकल नामक विद्वान थे जिन्होंने इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद बात की जाए फादर ऑफ इकोलॉजी इन वर्ड, फादर ऑफ इकोलॉजी इन वर्ड, तो वो हैं वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनको फादर ऑफ इकोलॉजी इन वर्ड कहा जाता है, ठीक है। हम्बोल्ट जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये हम्बोल्ट महोदय थे, उन्होंने जीवों और उनके पर्यावरण के बीच में संबंधों का अध्ययन किया था। और हम्बोल्ट महोदय जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या थे? पहले व्यक्ति थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 486वां कि वह जाति व वातावरण के बीच, वह जाति व वातावरण के बीच जो कि जंगल में पाए जाते हैं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। वह जाति व पर्यावरण के बीच जो कि जंगल में पाए जाते हैं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है सिन इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में, फाइटोजियोग्राफी में और फाइटोसोशियोलॉजी में। आपके पास ये टोटल 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखो, यहां पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सिन इकोलॉजी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सिन इकोलॉजी कहा जाता है कि वह जाति व वातावरण के बीच जो कि जंगल में पाए जाते हैं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको हम सिन इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। देखो, आगे चलते हैं। 2 अलग समुदायों के बीच की दीवार या मध्य स्थल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 487 है कि 2 अलग समुदायों के बीच की दीवार या मध्य स्थल को क्या कहा जाता है? इको टाइप कहा जाता है, बायोम कहा जाता है, इकार्ड कहा जाता है या इकोटोन कहा जाता है? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। इसका मैं सॉल्यूशन पढ़ के बता देता हूँ आपको। सॉल्यूशन क्या है इसका? देखो, इकोटोन 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य अथवा 2 विभिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है। कि जो इकोटोन है वो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य या फिर 2 विभिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें 2 पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। सपोज डैट
यहाँ पर घास पारिस्थितिकी तंत्र है और यहाँ पर मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है ना, जहाँ पर घास और मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र आपस में अलग हो रहे हैं, या इस तरीके से बोल सकते हो यहाँ पर महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ पर मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जो ये महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र और मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र आपस में अलग कहाँ से हो रहे हैं? इस वाले भाग से आपस में अलग हो रहे हैं। तो जो ये बीच वाला भाग है जहाँ से ये दोनों पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इसको इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। और ये जो बीच का एरिया है, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि चलो बिल्कुल एक सीमा हुई, सीमा के इस साइड घासीय मैदान, इस साइड मैदानी भाग, या फिर एक बिल्कुल सीमा है, सीमा के एक साइड में बिल्कुल पर्वतीय है, एक साइड बिल्कुल मैदानी भाग, या फिर एक सीमा के जस्ट एक साइड में महासागरीय भाग, एक साइड महाद्वीपीय भाग। ऐसा कभी नहीं होता कि जो बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है वो थोड़ा थोड़ा मिला जुला होता है। जब दो पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो बिल्कुल एक सीमा रेखा के ऊपर एक दूसरे से अलग नहीं होते। ऐसे बिल्कुल एक फिक्स सीमा रेखा नहीं होती कि उसके इस साइड हो गए, उसके इस साइड हो गए। उन दोनों के बीच में एक क्षेत्र होता है जहाँ पर उन दोनों के गुण थोड़े थोड़े मिले जुले हुए होते हैं। क्या होता है? जहाँ पर दोनों के जो गुण हैं वो थोड़े थोड़े मिले जुले होते हैं, जिसको इकोटोन कहा जाता है। ठीक है। इकोटोन में जैव विविधता दोनों ओर के समुदायों की तुलना में अधिक होती है। जो इकोटोन होता है और वहाँ पर जो जैव विविधता होती है वो दोनों समुदायों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से सुमेलित करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ये ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑर्गन की मात्रा की वायुमंडल में कितने % उपलब्ध है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है और ऑर्गन की मात्रा 0.93% है। ठीक है, ये है हमारे वायुमंडल में गैसों की मात्रा कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में उपलब्ध है। देखो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं वायुमंडल की प्रमुख गैसें, जैसे नाइट्रोजन है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78.09% है, ऑक्सीजन है जो 20.095% है, ऑर्गन है जो 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% है, हाइड्रोजन है जो 0.001% है और ओजोन है जो 0.00001% है। ठीक है, ये कुछ गैसें थी जिनकी मात्राओं को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है बिल्कुल सही ढंग से। तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से इनकी जो मात्रा है उनको याद कर लेना। देखो, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों मिलकर 99% भाग घेरती हैं। जो वायुमंडल में जितनी गैस है उनका 99% भाग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसें सम्मिलित होती हैं। ठीक है। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन इतना ज़्यादा खराब भी नहीं दिख रहा है। आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये बिल्कुल सही ढंग से दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, तापमंडल और बाह्य मंडल। ऑप्शन बी है ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल और तापमंडल। ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, बाह्य मंडल और तापमंडल। ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, तापमंडल और ओजोन मंडल। इन चारों में से आपको पता चलाना है कि कौन सा क्रम सही है। ठीक है, ये भी आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 6, 7, 8, 9, 10 इन बाकी जो 4-5 क्लास हैं, 6, 7, 8, 9, 10 जो 5 क्लास हैं, 5 क्लासों में आप हर बार ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो। और फिर यदि आप ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, वाह यार, आपका कुछ कहना ही नहीं, आपके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता यदि आप ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो।
ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर। देखो वायुमंडल में सबसे नीचे पाई जाती है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर ओजोन मंडल, ओजोन मंडल के ऊपर तापमंडल और तापमंडल के ऊपर बाह्य मंडल पाया जाता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, जो कि 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद आता है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। और जो समताप मंडल है जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं वो 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद आता है मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फेयर बोलते हैं। ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद आता है आयन मंडल, जिसको आयनोस्फेयर बोलते हैं। ये 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद आता है बाह्य मंडल, जिसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। ये 400 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीरियल है। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, फिर आयन मंडल, आयनोस्फेयर, फिर है बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं ओजोन मंडल की। मैंने इस क्वेश्चन में ओजोन मंडल शब्द का प्रयोग किया था, तो ध्यान रखो ओजोन मंडल समताप मंडल में विस्तृत है। कि जो ओजोन मंडल है वो समताप मंडल में विस्तृत है। यहाँ पर ओजोन गैस की अधिकता रहती है। कि समताप मंडल में एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर ओजोन गैस की अधिकता रहती है, जिस कारण उस एरिया को ओजोन मंडल बोलते हैं, जो कि 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। यहाँ पर हानिकारक विकिरणों से बचाता है। जो ओजोन मंडल है वो हमें क्या करता है, जो हानिकारक विकिरण है उनसे बचाव करते हैं हमारा। ठीक है, आयन मंडल को तापमंडल भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आयन मंडल है उसको तापमंडल भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम याद नहीं करते, इनको हम ध्यान नहीं देते, और ये ही पेपर में पूछी जाती हैं, फिर हम इनको गलत करके आ जाते हैं। तो हमें ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो आप एक बार वापस ध्यान दे लो कि जो आयन मंडल है उसको तापमंडल कहते हैं, थर्मोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो कुछ कीवर्ड्स और हैं जो भी एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है, वो पूछते रहते हैं, तो एक बार उनकी भी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहला होता है क्षोभ सीमा, जिसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। तो जो क्षोभ सीमा है ये क्या है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है। जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है उसको हम ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा कहते हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल सीमा, जिसको हम स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। ये क्या है? ये समताप मंडल की ऊपरी सीमा है। देखो क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है, समताप सीमा समताप मंडल की ऊपरी सीमा है। उसके बाद बात करते हैं मध्य सीमा, जिसको मेसोस्फेयर बोलते हैं। यह मध्य मंडल की ऊपरी सीमा है। ठीक है, ध्यान देना, जो मध्य सीमा है मेसोपोज है वो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 490 पर। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? पहला है बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेजर्ट। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पर बताना है कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हो। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कि जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बीओडी भी बोलते हैं। शॉर्ट रूप में इसको बीओडी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी कचरे को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का एक उपाय है। कि जो बीओडी है वो कचरे को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का एक उपाय है। यदि जल निकाय में कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाए तो इसकी
बैक्टीरिया द्वारा अपघटन की गति भी बढ़ जाती है। ध्यान रखना, यदि जल निकाय में कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो इसकी बैक्टीरिया द्वारा अपघटन की जो गति है वो भी बढ़ जाती है, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप उस जल निकाय में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है उस जल निकाय में। ठीक है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो क्या होगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। देखो, जो BOD है जितनी अधिक होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी अधिक होगी, ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम होगी। मतलब जब ऑक्सीजन की मांग जितनी अधिक होगी उसका मतलब है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। आपको यदि ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता है, आपको ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है कि आपके पास ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा में कमी है। क्या है, आपके पास ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा में कमी है। और BOD का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर आगे चलते हैं हम, एक फुल फॉर्म और है COD। COD का फुल फॉर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको भी आप ध्यान रख लेना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हम आगे चलते हैं बिल्कुल दूसरे पॉइंट के ऊपर। 491वां क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है। मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी है ओनली सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जो ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो लिख सकता था, ध्यान रखो एग्जाम को कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, और वो हद तक जा सकता है कि वो उनका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकता है। तो आपको इनको ध्यान रखना है। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड, SO का मतलब है SO2 का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड, CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो जो 491वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण, अपूर्ण दहन का मतलब होता है जब ईंधन कंप्लीट रूप से नहीं जल पाए, जब ईंधन का कंप्लीट रूप से दहन नहीं हो पाए तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दो गैसें निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 492, ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचाती है। जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। देखो एक सिंपल सा तरीका है, SO2, NO2, CO2। यहाँ पर क्या है, डाई का प्रयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, डाई का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी है N व S के ऑक्साइड व वाष्प के कारण। तो 492वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो भाई लोगों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि N व S के ऑक्साइड व वाष्प के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 493वां क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक स्मोग के प्रभाव से वातावरण में, क्या है, प्रकाश रासायनिक स्मोग के प्रभाव से वातावरण में। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घटता है। ऑप्शन बी ओजोन स्तर का विघटन होता है। ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। तो 493वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर का जवाब दें आप। तो लोगों, भाई लोगों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ओजोन स्तर का विघटन होगा। क्या होगा, ओजोन स्तर का विघटन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 494वां क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसमें आनुवंशिकी द्वारा मनुष्य जाति का सुधार किया जाए कहा जाता है।
क्या है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसमें आनुवंशिकी द्वारा मनुष्य जाति का सुधार किया जाए कहा जाता है। ऑप्शन ए है यूथेनिक्स, ऑप्शन बी है यूजेनिक्स, ऑप्शन सी है यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, ऑप्शन डी है आनुवंशिकी। तो जो 494वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर है यूथेनिक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यूथेनिक्स। क्या है? यूथेनिक्स। अब हम बिल्कुल आगे चलते हैं। देखो, यदि आपको इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ लेनी है, आप ऐसे सोच रहे हो कि हमें इनकी पीडीएफ मिल जाए तो बहुत बेस्ट काम हो जाए, हम इनको सभी को एक साथ याद कर लेंगे। क्योंकि मैंने लिखने के लिए तो आपको मना कर दिया था स्टार्टिंग में कि आपको नोट्स नहीं बनाने, लिखने नहीं, हमें लिखने के लिए तो बहुत सारा कंटेंट आपके पास, कुछ भी लिख सकते हो। लिख के हमें रिकॉर्ड नहीं करना है कि मैं इतने रजिस्टर भर चुका हूँ, नहीं, हमें लिख के किसी को यह भी नहीं दिखाना है कि मैं इतना पढ़ता हूँ, देख मेरे नोट्स मैं कितना पढ़ लिया। नहीं नहीं नहीं, हमें सिलेक्शन लेके दिखाना है। क्या करना है? सिलेक्शन लेके दिखाना है, जिसके लिए नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है। आप नोट्स बनाओ, जो मैं डेस्कटॉप बोर्ड के ऊपर पढ़ाता हूँ उसके आप नोट्स बनाओ, और जो मैं पीडीएफ सॉल्व करवा रहा हूँ इनके नोट्स मत बनाओ, इनको यहीं पर याद करने की कोशिश करो। फिर आपको ज़रूरत लगे कि यार इनके हम नोट्स बना लें, इनको हम रिवाइज कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन याद नहीं है उनका कैसे पता चलेगा, फिर आप मेरे से इनके पीडीएफ ले लो। क्या करो? इनकी मेरे से पीडीएफ ले लो आप, ठीक है? तो पीडीएफ लेना है, या फिर मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। क्या है? मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रेगुलर पीडीएफ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो डालता हूँ, वो सॉल्व करवाता हूँ। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो बिल्कुल इसी तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? अब हम बात करते हैं पर्यावरण का, जो हमारा चैप्टर 13वां था उसके ऊपर हम बात करते हैं। आज हम 2 चैप्टरों को एक साथ कंप्लीट करवाएंगे। क्या करवा रहे हैं? 2 चैप्टर को एक साथ कंप्लीट करवा रहे हैं। उसके बाद समथिंग ये 45 मिनट के आसपास का वीडियो जाएगा, फिर इसको हम आपके लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट जेआरएफ, सी टेट, टेट, रीट, यूपी टेट एंड एमपी टेट। जो ये हमारा आज का पेपर है, ये नेट जेआरएफ के लिए, सी टेट के लिए, टेट के लिए, रीट के लिए, यूपी टेट के लिए और एमपी टेट के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता है। बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं हमारे जो क्वेश्चन थे उनको। क्वेश्चन नंबर 495 पर आते हैं। आपको मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, पहली बात ऑप्शन नहीं दिखाने वाला मैं आपको बिना ऑप्शन देखे हुए इसका सही आंसर देना है। क्या करना है? बिना ऑप्शन देखे हुए इसका सही आंसर देना है, और प्लीज़ ईमानदारी से दो। यहाँ पर आप गलत बता दोगे तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सही बता दोगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका आप यहीं पर आंसर देने की कोशिश करें। एक रफ पेज लें और उसमें आप मिलान करके बताओ कि विश्व वन्यजीव संगठन कब था, चिपको आंदोलन कब था, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम कब था, वन संरक्षण अधिनियम कब था। ठीक है, बताओ। फिर मैं तो बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो आप, मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल सही ढंग से। देखो, विश्व वन्यजीव संगठन 1960 से संबंधित है, चिपको आंदोलन 1973 से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम 1972 से संबंधित है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 से संबंधित है। बिल्कुल सिंपल सा मिलान था। आप बहुत, मेरे को लगता है कि आपने बिल्कुल 100% सही कर दिया होगा इसको, क्योंकि इतना सिंपल था ये। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले है स्टॉकहोम घोषणा पत्र, जो कब हुआ था? 1972 में हुआ था। यूरो सम्मेलन 1997 में जापान में हुआ था। एपिको आंदोलन 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, पर्यावरण सचेतना वर्ष घोषित किया गया था। पर्यावरण सचेतना वर्ष घोषित किया गया था 1994 में। स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 में। कब हुआ था? जून 1972 में। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ था? 1995 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1981।
पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009, राष्ट्रीय जल मिशन 2011, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन 2014, राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन 2008। ठीक है, यहां तक हो गया कंप्लीट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, क्वेश्चन नंबर 496। यहाँ पर भी मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको यहीं से सही करना है, आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सॉरी, मिलान नहीं करना, आपको सुमेलित करना है। सुमेलित का मतलब आपस में मिलाना है कि कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, करो मिलान। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आप कभी भी गलत नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। साइलेंट वैली कब थी? 1973 में। ये था क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेट टॉपिक। यहाँ पर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है कि चिपको आंदोलन भी 1973 में और साइलेंट वैली भी 1973 में। उसके बाद आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, कब था? 1985 में। नवधान्य आंदोलन, नवधान्य आंदोलन कब हुआ था? 1987 में। नवधान्य आंदोलन 1987 में, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में, साइलेंट वैली 1973 में और चिपको आंदोलन 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई ऑप्शन नहीं देने वाला यहाँ भी मैं आपको खुद को ऑप्शन बनाना है यहाँ पर। चलो, मैं थोड़ा सा लिंक दे दिया ऑप्शन का, अब तो आप सही कर सकते हो उसको। ठीक है, अब सही करके दिखाओ इसको, करो सही। देखो, एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता कौन थे? प्रेरणेता। जो एपिको आंदोलन था उसके मुख्य प्रेरणेता थे कौन? श्री पांडुरंग हेगडे। श्री पांडुरंग हेगडे थे जो एपिको आंदोलन के प्रेरणेता थे। उसके बाद आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके प्रेरणेता थे मेघा पाटेकर। उसके बाद आता है विश्नोई आंदोलन, इसके प्रेरणेता थे संत जम्बोजी। और उसके बाद है चिपको आंदोलन, इसके प्रेरणेता थे श्री चंडी प्रसाद भट्ट। चार ऑप्शन है, एपिको आंदोलन, श्री पांडुरंग हेगडे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर, विश्नोई आंदोलन संत जम्बोजी और चिपको आंदोलन श्री चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चारों को सही ढंग से ध्यान में रखना है आपको। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैंने एक वीडियो बना दिया है केवल इन्हीं के ऊपर, जिसमें मैंने डिस्कस किया है जितने आंदोलन थे, उसकी विशेषता क्या थी, वो कब हुए थे, उनके प्रेरणेता कौन थे। और वो वीडियो मैं आपको, इस वीडियो का जो आई कार्ड रहेगा, इस वीडियो का जो आई कार्ड रहेगा उसमें मैं उसको ऐड कर दूंगा बिल्कुल फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, और आई कार्ड का आपको पता है कि आई कार्ड कहाँ रहता है? आई कार्ड वो बॉक्स में रहता है। अगले क्वेश्चन में मैं बता दूंगा कि आई कार्ड कहाँ रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन सही ढंग से समझ में आना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करो। क्वेश्चन नंबर 498 है कि निम्न कथनों पर विचार करो। पहला कथन, पर्यावरण नियतिवाद की अवधारणा में प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा गया है। ऑप्शन बी, पर्यावरण संभाव्यता की अवधारणा में मानव को पर्यावरण का सक्रिय तत्व माना गया है। तो इसका सही आंसर बताओ। आपके सामने चार ऑप्शन दिखे हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताओ यहाँ पर कौन सा सही है, पता चलाना है कि कौन सा सही है, बताओ जल्दी से। तो भाई लोगों, यहाँ पर दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम 499 क्वेश्चन के ऊपर। 499वां क्वेश्चन है कि भोपाल स्थित, क्या है, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी के कीटनाशक कारखाने में दिसंबर 1994 में निम्नलिखित में से किस गैस के
रिसाव से वायु अत्यधिक प्रदूषित हो गई थी। ऑप्शन ए CFC, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी मिक गैस और ऑप्शन डी सल्फाइड। 499 क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है मिक गैस। क्या था? मिक गैस। कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी के कीटनाशक कारखाने में दिसंबर 1984 में कौन सी गैस का अत्यधिक रिसाव हुआ था? मिक गैस का, जो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित थी। उसके बाद बताओ, निम्नलिखित में से बायोगैस का मुख्य तत्व कौन सा है? किसका? बायोगैस का मुख्य तत्व कौन सा है? बताओ। बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बायोगैस का मुख्य या प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखना N2O है, NO2 होता तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता, N2O का मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद है मीथेन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ऑप्शन डी है मीथेन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 500वां क्वेश्चन का सही आंसर है मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैस हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो बायोगैस का प्रमुख तत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 501वां क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर है 501वां क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। वैश्विक जलवायु परिवर्तन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, कथन फर्स्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जलवायु में बदलाव एक ऐसा परिवर्तन है जिसे मानवीय गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा सकता है, जो कि सार्वभौमिक वातावरण के संगठन को बदल देती है। बिल्कुल सेकंड से समझ में आ गया? नहीं समझ में आया एक बार दोबारा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लो, जिससे आपको दोबारा याद होगा। कथन सेकंड, अवशोषी गैस को हरित गृह प्रभाव वाली गैस भी कहते हैं। उष्माशोषी गैस को हरित गृह प्रभाव वाली गैस भी बोलते हैं। किसको? उष्माशोषी गैस को हरित गृह प्रभाव वाली गैस भी कहते हैं। उसके बाद कथन थर्ड है, अधिक सुख सुविधा जुटाने की होड़ में आज मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में उष्माशोषी गैसों की संख्या बढ़ती जा रही है। अधिक सुख सुविधाएं जुटाने की होड़ में आज मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में उष्माशोषी गैसों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। जहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, बताओ सही कौन सा है यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको मैं हिंट देता हूँ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पर। अब आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीन ऑप्शन है। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? भाई लोगों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। पहली बात भी बिल्कुल सही है, दूसरी बात भी बिल्कुल सही है और तीसरी बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 502। यहाँ पर है, वनाधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। वनाधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन, इस अधिनियम से वनों पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। दूसरा है, यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 502वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, सजेस्ट करें। हर एक क्वेश्चन का तुक्का मारो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका तुक्का मारो, क्योंकि यहाँ पर तो आपको तुक्के मारने पर भी नंबर मिलेंगे। यदि आप तुक्के मार रहे हो, आपका तुक्का सही गया तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, तो भी आपका जेआरएफ हो सकता है, नेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बेस्ट बात है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी महासागर और ऑप्शन डी वन। तो यहाँ पर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर, ऑप्शन सी महासागर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 504, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? बताओ ये किस आंदोलन का नारा है? ऑप्शन ए है एपिको आंदोलन, ऑप्शन बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी है चिपको आंदोलन और ऑप्शन डी है विश्नोई आंदोलन। तो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, क्या है ये, कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो भाई लोगों जो 514 क्वेश्चन है, 504 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन बता देता हूं मैं। देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके मुख्य प्रेरणाता थे मेघा पाटेकर। ठीक है, ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था, नर्मदा नदी पर हुआ था। देखो, पर्यावरण से संबंधित अन्य सभी आंदोलनों के लिए वीडियो का आई कार्ड देखें। यदि आपको पर्यावरण से संबंधित अन्य सभी आंदोलनों के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो इस वीडियो का आई कार्ड देखें। आई कार्ड का मतलब, जैसे आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर गोले में एक ऐसा गोला बना हुआ है जिसमें आई लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर क्लिक करना, मेरे सारे वीडियो खुल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 505वां, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिसावित हुई थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ, ये क्वेश्चन एक बार पहले रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 499 क्वेश्चन भी यही था और 505वां क्वेश्चन भी यही है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। थोड़ा सा बदलाव है, देखो वो बदलाव है, यहाँ पर सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड और वहाँ पर सही आंसर था मिक गैस। ध्यान रखना, मिथाइल आइसोसाइनाइड को ही मिक गैस बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड को ही मिक गैस बोलते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे। मिथाइल आइसोसाइनेट जिसका जो सूत्र है वो है CH3NCO। क्या है? CH3NCO। और जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो एक रंगहीन गैस है जिसका कोई रंग नहीं है, एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 506 कि निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? कि निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? एस्बेस्टस, धूल, कैडमियम, लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। बताओ इसका सही आंसर क्या है? यदि आपने मेरा डेस्क ऐप के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाके जरूर देखें, जहां से आप 100% क्वेश्चन सही करेंगे। वहां पर मैं जितने भी वायु प्रदूषक हैं उनके बारे में डिटेल से समझा रखा हूं, उनसे होने वाले रोगों को समझा रखा हूं, तो आप उसको जरूर देखें, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। थोड़ा सा सॉल्यूशन पढ़ लेता हूं। CO इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। ध्यान से पढ़ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एवं श्वसन क्रिया में अवरोध हो जाता है जिससे मौत हो जाती है। कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में क्रिया करेंगे तो उससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करता है? हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है उसकी जो प्रवाह, जो वहन की जो स्पीड है, वहन की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। जब खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा? हमारा दम घुटने लग जाएगा और थोड़ी देर में मौत हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी आंसर की है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप और PDF लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो इसको अभी सब्सक्राइब करो, अभी बेल आइकन को दबाओ और ऐसे बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है,
थैंक्स देखने के लिए, बाय।